नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरनेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका बंटी। तो आपके बंटी उपन्यास को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें भी हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आपका बंटी, और बात करें आपके बंटी उपन्यास की तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 में, और इसके जो रचनाकार हैं एक महिला उपन्यासकार या महिला रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। तो कैसे दिमाग में रखेंगे, बस ऐसे एक क्लू बना लीजिएगा कि मन्नू आपका बंटी, ठीक है ना। मन्नू आपका बंटी क्या है, बोले साथ एक, साथ एक है, साथ है एक है, साथ है एक है, ठीक है ना। तो साथ रहता है और एक है, एक ही है ना। तो आप ये मन्नू का है ना बंटी एक है और उनके साथ रहता है, ऐसे दिमाग में रखिएगा। या आप ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि मन्नू आपका बंटी जो है कितना, बोले 71% मार्क्स पाया है या 71 अंक पाया है। तो जो भी दिमाग में आपके आसानी से बैठ जाए उसको बैठाने का प्रयास करिए। तो मन्नू फार मन्नू भंडारी, आपका बंटी फार आपका बंटी उपन्यास है, और साथ एक है ना, साथ एक, साथ माने सात और एक माने एक, है ना, 1971 में लिखा गया। या आप यही बना लीजिएगा मन्नू आपका बंटी जो है 71% नंबर पाया है। मन्नू आपका बंटी कितना, बोले सर 71% अंक जो है हिंदी में पाया है। ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, और अगर परीक्षा में कोई प्रश्न यहाँ से बन जाए तो आप उसे आसानी से कर पाए, ठीक है ना। तो मन्नू आपका बंटी हिंदी में 71% नंबर पाया है, ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए मित्रों, बात करें अगर हम लोग, तो मैं अपने मित्रों को देख पा रहा हूँ कि होली के बाद से आप लोगों का जो अध्ययन के प्रति रुचि है, जो लगन है, वो कुछ हमें कम दिख रही है। इवन मैं देख रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल आप लोग शिथिल हो गए हैं। लेकिन आपको शिथिल, हताश, निराश नहीं होना है। कुछ भाई और बहन ऐसे निराश हैं कि उनके केबीएस के पेपर अच्छे नहीं हुए। कोई कह रहा सर हमारा नेट का पेपर बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो आपको नेट या केबीएस के पेपर से निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका अंतिम पेपर नहीं है। अभी एनटीए नेट की बात अगर की जाए तो जून में संभावित है, हो सकता है कि जून में परीक्षा हो, ठीक है ना। तो उसके लिए बिल्कुल आपको उठकर खड़ा होना है और डुअल एनर्जी के साथ आपको तैयारी में जुट जाना है। बिल्कुल दिन रात एक करिए, अच्छा अंक प्राप्त करिए। हो सकता है कि अब की बार नेट ना होकर के आपका जेआरएफ हो जाए। इसके साथ ही कुछ हमारे भाई बहन बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय केबीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की परीक्षा में शामिल थे। पेपर किसी कारण से अच्छा नहीं हो पाया है, तो भी बहुत निराश हैं और थोड़ा सा तैयारी से भटक रहे हैं। तो बिल्कुल आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पुनः उसी ऊर्जा के साथ आप अपने तैयारी में लग जाइए। निकट आपके 3 एग्ज़ाम आपको दिखाई दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जो जीआईसी का अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो उसको भी अगर देखा जाए तो 3 पेपर आपको निकट देखने को मिल रहे हैं, और चौथा आपका एनटीए नेट है। तो आप लोग बिल्कुल निराश, हताश ना हो, उसी ऊर्जा के साथ पुनः जुड़ें, अपनी तैयारी में लग जाएं, और मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा मिलूँगा। और मेरी बात की जाए तो आप लोगों ने होली वगैरह सब कुछ मनाया होगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं था। लगातार आपके लिए मैं क्लास लेता रहा हूँ और लेता रहूँगा। बस एक ही है कि अगर ठान लिया है तो आपके साथ चलेंगे। आप लोग बस थोड़ा सा डेडिकेट हो जाइए और आधे घंटे 40 मिनट का समय निकाल करके आप अपने लग्नवित आभास परिवार को भी दीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत सहायता तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ सहायता आपको जरूर मिलेगी। और वैसे तो अगर देखा जाए एनटीए नेट की जो क्लास हम ले रहे हैं, तो एनटीए नेट के साथ ही साथ जो टीजीटी, पीजीटी में परीक्षार्थी हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी रचनाकार हैं उनका जीवन परिचय हम लोग देख रहे हैं, संक्षिप्त रूप से ही देख रहे हैं लेकिन देख रहे हैं, और ट्रिक की सहायता से उनके सारे जो रचनाक्रम हैं उसे हम लोग देख रहे हैं। और रचनाक्रम चाहे एनटीए नेट हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी हो, सबके लिए महत्व रखता है। तो एक बार समय निकाल करके आप लोग थोड़ा सा समय दें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें, निराश, हताश ना हो। चलिए बात करते हैं जो आपका बंटी उपन्यास है, मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया 1971 में। तो मन्नू आपका बंटी 71% अंक पाता है या 71 नंबर पाए हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें एनटीए नेट की, तो एनटीए नेट का जो परीक्षा का पैटर्न है ना, उसमें क्या होता है कि जितने भी रचनाकार हैं
उन रचनाकार के जीवन परिचय संबंधित, उनकी रचनाओं को मिलाने से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल रचनाकार का जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं उसे भी हम लोग साथ साथ देखते चल रहे हैं। ठीक है, बात करें जीवन परिचय की, तो मन्नू भंडारी जी का जन्म जो है 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में हुआ है। देखिए मन्नू 31 में जन्मी, को बोले सर 1931 में, ठीक है ना, 31 में मन्नू जन्मी। और मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई है 15 नवंबर 2021 को 90 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है, इनकी मृत्यु हुई है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, 31 और 21 ध्यान में रखिएगा। बोले सर 31 में जन्मी और 21 में मर गए, कौन? बोले मन्नू। ठीक है ना, तो ऐसे दिमाग में रखिएगा। स्थान की बात करें तो जन्म स्थान अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है, उस मंदसौर जिले में एक भानपुर नामक यानी कि भानपुरा नामक गांव था, उस गांव में इनका जन्म हुआ है, इसे ध्यान में रखना होगा। तो देखिए बोले सर मन्नू, कौन? बोले सर मन्नू क्या? बोले 31 में जन्मी, 21 में मर गई, कहाँ सल? मध्य प्रदेश मंदसौर। देखिए माँ से मन्नू, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मंदसौर, और मंदसौर का जो गांव है भानपुरा में। ठीक है ना, तो पूरे गांव को क्या हो गया? बड़ा भान हो गया, भान है ना, पूरा भान, पूरे गांव को भान हो गया। अब भान का मतलब होता है ना कि सबको सम्मान होता है। ठीक है ना, तो दिमाग में ही रखिएगा कि क्या हुआ। बोले सर मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में कौन? बोले 1931 को मन्नू जन्मी, तो क्या हो गया? पूरा भान हो गया, पूरा भान। ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब बचपन का नाम जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल मन्नू लोग इनको कहते थे। ठीक है ना, तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, मन्नू भंडारी, इसे ध्यान में रखना होगा। और अगर मूल नाम की बात करें तो मूल नाम इनका था महेंद्र कुमारी, इसे ध्यान में रखिएगा, महेंद्र कुमारी। अब भाई प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है। देखिए आपको जो स्लाइड्स दिख रही है, स्लाइड्स में ये नाम छूट गया था, लेकिन मुझे अभी ख्याल आ गया, तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि इनका जो मूल नाम था वो था महेंद्र कुमारी। क्या? महेंद्र कुमारी। माँ से मन्नू, माँ से महेंद्र, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मंदसौर। ठीक है ना, तो देखिए माँ की महिमा मन्नू के साथ, माँ की महिमा मन्नू के साथ दिमाग में रख लीजिएगा है, इसीलिए मध्य प्रदेश में जन्मी, मंदसौर में जन्मती हैं, और जो इनका गांव है पूरा भान हो जाता है, भानपुरा में। ठीक है ना, अब बचपन का नाम मन्नू था, लोग इनको मन्नू कहते थे, जबकि मूल नाम अगर देखा जाए तो महेंद्र कुमारी है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन प्यार से लोग मन्नू कहते थे, तो इसी मन्नू को नाम, ये जो मन्नू नाम था, इसी मन्नू नाम को भी इन्होंने अपने साहित्य में, अपने कार्य जगत में ले लिया। ठीक है ना, और इसी नाम से ये रचना करने लगी, और आगे हम लोग इसी नाम से इनको जानते हैं। ठीक है ना, पिता की बात करें तो ये देखा जाए तो संपत राय। ठीक है ना, बिल्कुल संपत राय पिता हैं, और माता अनूप कुमारी हैं। तो देखिए जिसके पास संपत होगी, माता अनूप कुमारी होंगी, बिल्कुल अनूप है ना, तो अनूप कुमारी संपत राय। बात करें पति की, तो पति भी आप लोग जान रहे हैं कि इनके पति राजेंद्र यादव थे। राजेंद्र यादव जी के साथ इन्होंने विवाह किया था, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चला था। ठीक है ना, बाद में तलाक वगैरह हो गया था, इसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। एक पुत्री इनकी है जिनका नाम है रचना, ध्यान रखिएगा, रचना। ठीक है ना, बहन सुशीला और स्नेहलता है। भाई की बात करें बसंत और प्रसन्न, दो इनके भाई बताए गए हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और आत्मकथा, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है ना, एक कहानी यह भी, किसकी? बोले सर मन्नू की एक कहानी यह भी है जो कि आत्मकथा है। तो आपने देखा कि 3 अप्रैल 1931 में जन्मी, 21 में मर गई, मध्य प्रदेश मंदसौर भानपुरा में, बचपन में मन्नू, मूल नाम महेंद्र कुमारी है ना, पिता संपत राय, माता अनूप कुमारी, और पति राजेंद्र यादव, बेटी रचना, बहन 2 थी सुशीला और स्नेहलता, और भाई थे बसंत और प्रसन्न। एक कहानी यह भी इनकी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अब मन्नू भंडारी जी की बात करें तो आपको वर्ष 2008 में है ना व्यास पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि रचना कर्म की बात करें तो सबसे पहले आप उपन्यास देखेंगे, क्योंकि उपन्यास जो विधा हम लोग पढ़ रहे हैं आपका बंटी इकाई 6। ठीक है ना, तो उपन्यास से क्रम लगाने के लिए आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने भी उपन्यासकार हैं और जितने उनके उपन्यास हैं उसको तो बिल्कुल आप
क्रम से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनता है। और इन दिनों अगर देखा जाए एनटीए नेट का जो पैटर्न है, जो प्रश्न बन रहे हैं, बिल्कुल आपको डीपली अध्ययन करना होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक बार आप सरसरी तौर पर देख लीजिए, सबका एक आइडिया मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद एक एक टॉपिक से संबंधित आपको मतलब गहन वीडियो, गहन क्लास आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए उपन्यास की बात करते हैं। पहला उपन्यास है आपका बंटी 1971 में। वही मन्नू आपका बंटी क्या है, बोले 71% मार्क लाया है, 7 है 1 है, ठीक है ना, 1 क्या, ठीक है ना। दूसरा है मन्नू आपका बंटी कहाँ गया, बोले महाभोज में गया। कहाँ गया, महाभोज में गया, ठीक है ना। कब, बोले 7 से 9 बजे, 7 से 9, 7 से 9, ठीक है ना। 7 से 9 का मतलब 7 9, 7 9 है ना, 7 से 9, ठीक है। और क्या हो गया, जब मन्नू सुनती है कि आपका बंटी कहाँ गया, बोले महाभोज में गया। कब गया, 7 से 9 बजे के लिए गया। तो 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान कब, बोले सब 62 में, 62 में का होता है 1 इंच मुस्कान, है ना। 1 इंच मुस्कान होगी जब 62 होगा तो 1 इंच मुस्कान होगी। और 1 इंच मुस्कान की बात करें तो इनका पहला उपन्यास भी माना जाता है, जिसे अपने पति राजेंद्र यादव जी के साथ इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो 1965 में 1 इंच मुस्कान। स्वामी एक उपन्यास इनका है 2003 में है। और कलवा एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष जो है अज्ञात है। तो ऐसी मोटी मोटी क्लू बनाइएगा कि मन्नू आपका बंटी महाभोज में जाता है तो मन्नू को 1 इंच मुस्कान होती है, मुस्कान होती है तो स्वामी और कालवा को याद करती हैं, ठीक है ना। ये दिमाग में रखिएगा। और यहाँ से आपको दिमाग में रखना होगा कि 1 इंच मुस्कान, है ना, 62 में। अब 62 में आपने एक देखा होगा कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो दिमाग में ऐसे रख लीजिए कि 62 के युद्ध में क्या हो गया, जब भारत ने चीन को हरा दिया। क्लू बनाइएगा, चीन को हरा दिया तो 62 में मुस्कान आई। 1 इंच मुस्कान 62 में, 1 इंच मुस्कान 62 में। आपका बंटी 71, महाभोज 79, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा। आपका बंटी कितना, बोले सर आपका बंटी तो 71 नंबर पाया, महाभोज 79 लोग अगर पहुंच जाए किसी भोज में तो महाभोज हो जाएगा। भोज नहीं बल्कि महाभोज 79 का, महाभोज 79 का। और 1 इंच मुस्कान 62 में, स्वामी 2003। और अगला है कलवा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका बंटी महाभोज में, आपका बंटी 71, महाभोज 79, ठीक है ना। 1 इंच मुस्कान 62 पर, दिमाग पर रख लीजिएगा। ये तीनों तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए उपन्यास जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कहानी संग्रह, मन्नू भंडारी जी ने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जिनमें पहला है मैं हार गई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मेरे नंबर 57% ही आए, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं हार गई, मैं हार गई 57 पर, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा कि मैं हार गई, क्यों, क्योंकि मेरे 57% नंबर आए तो मैं हार गई, हार गई 57, हार गई 57, ठीक है ना। यही सच है, यही सच है, यही सच है क्या, कि अच्छे नंबर आने थे, अच्छे माने 6 अच्छे अंक आने चाहिए, है ना। 1 प्लेट सैलाब, है ना, 1 प्लेट सैलाब, ठीक है ना। 1 प्लेट सैलाब 1968 में, है ना, 68 में। तो भैया 1 प्लेट सैलाब, है ना, 1 प्लेट सैलाब और 3 निगाहों की एक तस्वीर, है ना। एक प्लेट सैलाब और 3 निगाहों की एक जो तस्वीर है वो क्या हो गई, बिल्कुल 68 हो गई, 68 हो गई, है ना। एक जो प्लेट सैलाब और 3 निगाह की तस्वीर क्या हो गई, बिल्कुल 68 हो गई, है ना। 1 प्लेट में कितने सैलाब, बोले सर एक जो प्लेट था उसमें 68 सैलाब आ गए आंसुओं के। और 1 निगाह जो तस्वीर की थी उससे 68 मोटे मोटे आंसू गिरने लगे और त्रिशंकु बिल्कुल बन गया। त्रिशंकु कितना बना, बोले 7-8 लोग जो है त्रिशंकु की तरह देख रहे थे। तो बस मोटी मोटी बात यही है, एक इमेजिन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि मन्नू क्या हो गई। जब 57% नंबर मिला तो मन्नू को क्या हुआ कि जब 57% नंबर मिला तो कहती है कि मैं हार गई, मैं हार गई, है ना। ये सच है ना, ये सच है कि मुझे अच्छे अंक लाने थे, अच्छे अंक लाने थे। और 1 प्लेट में कुछ खाने के लिए जाता है, लेकिन 1 प्लेट में क्या होता है, वो खाती नहीं बल्कि प्लेट में इतने सैलाब आ जाते हैं कि 68 आंसू गिरने लगते हैं, है ना। और 3 निगाहें, तीनों निगाहों से बिल्कुल एक तस्वीर पे 68 आंसू गिरने लगते हैं और त्रिशंकु तीनों तरफ से लोग उनको देखने लगते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और 1 किलो ये भी बना लीजिएगा कि मैं हार गई, यही सच है, मैं हार गई, यही सच है। तो मैं हार गई, मैं हार गई
1957 में, यही सच है 1966 में। मैं हार गई, ये सच है। क्यों? क्योंकि एक प्लेट पर 3 निगाह जो है त्रिशंकु बनाई थी। एक प्लेट पर 3 निगाह त्रिशंकु, तो 1 3 त्रिशंकु। मैं हार गई किससे? 1 3 त्रिशंकु से। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि मैं हार गई, ये सच है 1 3 त्रिशंकु से। एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु, ठीक है ना। तो मैं हार गई, ये सच है 1 3 त्रिशंकु से। 1 3 त्रिशंकु से, ऐसे दिमाग में रखिएगा। तो आपको जितने भी कहानी संग्रह हैं आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आपके एनटीए नेट इकाई 6 में जो आपका उपन्यास लगा हुआ है, आपका बंटी, 1971 में मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया है। तो मन्नू आपका बंटी कितना बोले हिंदी में 71% नंबर पाया है, ठीक है। चलिए भंडारे में 79 लोग जाते हैं, ऐसा लिखिएगा आपका बंटी। महाभोज 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 माने महाभोज जब होगा जब 79 लोग होंगे, ठीक है ना, यानी 1979 में। तो इसे भी ध्यान में रखना है। विषय की बात करें तो आपके बंटी उपन्यास का विषय है पहली चीज तो विवाह विच्छेद की त्रासदी। इसमें आपका बंटी उपन्यास जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि शकुन और अजय दोनों का जो है विवाह विच्छेद हो जाता है, यानी दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, जिससे उनके जो संबंध होते हैं सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, ऐसा दिखाया गया है। दूसरा है दाम्पत्य जीवन की टकराहट। आपको देखने को मिलेगी कि दाम्पत्य जीवन मतलब अजय और शकुन की बात की जाए तो दोनों अहमवादी विचारधारा से ग्रसित हैं और दोनों के बीच में आपस में टकराव आता है और ये टकराव एक दिन इतना बढ़ जाता है कि दोनों को अंत में निर्णय लेना पड़ता है कि तलाक दे के हम लोग क्या करें, सदा के लिए अपने रिश्ते को ख़त्म कर लें, ठीक है ना। अब तीसरी विषय है कि तलाकशुदा दंपति के जो बच्चे हैं उनकी समस्या का वर्णन किया गया है कि यहाँ तो अजय और शकुन के बीच जो वैवाहिक संबंध था उसका विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो उनका एकमात्र बच्चा है बंटी, एकमात्र संतान बंटी है, तो बंटी के जो जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उस सारी समस्याओं का वर्णन इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मूल समस्या की बात करें तो मूल समस्या है आधुनिकरण की समस्या। व्यक्ति अत्यधिक आधुनिकरण हो गया है, वो इस चीज़ को नहीं समझता है, ठीक है ना। वैवाहिक समस्या कि जो विवाह होता है, विवाह के बाद लोगों के जो विचार होते हैं, जो ईगो होते हैं, अहम होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है वैवाहिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। तलाक की समस्या बहुत भीषण समस्या है कि तलाक हो जाने के बाद तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसको इस उपन्यास में दिखाया गया है। और जो संतान है ना, तलाक के बाद जो संतान होती है उसकी मानसिक यंत्रणा की समस्या इसमें दिखाई गई है, यानी कि अंतर्द्वंद की समस्या आपको देखने को मिलेगी, अंतर्द्वंद, ठीक है ना। और बाल मन का जो द्वंद्व है, उसका जो मानसिक तनाव है, इससे घिरी हुई जिंदगी आपको आपका बंटी उपन्यास में दिखाई देगा। आगे बात करें तो उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उन सभी पात्रों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं जो कि आपका बंटी उपन्यास 1971 में मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है, कौन कौन से पात्र प्रमुख हैं, ठीक है ना। अब आपका बंटी उपन्यास का जो पहला पात्र है बंटी, बंटी की बात करें तो बंटी इस उपन्यास का प्रमुख है बाल पात्र है। जैसा कि आप उपन्यास के शीर्षक से ही जान सकते हैं कि आपका बंटी, यानी कि बंटी ही इस उपन्यास का जो शीर्षक है और केंद्र बिंदु है, जिसको आधार बना करके आपका बंटी उपन्यास जो है मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। तो बंटी इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है जो कि शिक्षित और स्वतंत्र माता पिता का पुत्र है। और बंटी की अगर स्थिति देखी जाए तो माता पिता के तलाक के बाद जो इसकी दयनीय स्थिति होती है, उन सभी स्थितियों का और समस्याओं का वर्णन आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। और उम्र की बात करें तो बंटी जो है एक 9 वर्षीय बालक है जो कक्षा 6 में पढ़ता है, इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। माता पिता की बात करें तो इनके जो पिता हैं उनका नाम है अजय और माता का नाम है शकुन। दोनों अहमवादी विचारधारा से ग्रसित हैं और आए दिन दोनों के बीच में टकराव होते हैं और टकराव एक दिन इतना बढ़ जाता है कि दोनों इनके माता पिता यानी कि शकुन और अजय निश्चित कर लेते हैं कि अब सदा के लिए क्या किया जाए, इस वैवाहिक संबंध को समाप्त कर लिया जाए। इसके क्रम में दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। तो तलाक के बाद जो कुछ भी दयनीय स्थिति बंटी की होती है और जो समस्याएं जो है बंटी के जीवन में आती हैं, उन सभी का जो वर्णन है वो इस उपन्यास में किया गया है। और सब कुछ होते हुए भरा पूरा परिवार है,
माता है, पिता है, फिर भी जो बंटी है अनाथ हो जाता है और अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करता है। ऐसा कुछ आपको इस उपन्यास में दिखाई देगा, ठीक है ना। दूसरे प्रमुख पात्र की बात करें तो पात्र स्त्री पात्र हैं शकुन। शकुन की बात करें तो शकुन एक स्त्री पात्र हैं, अजय की पत्नी है और बंटी की माँ है, जो कि आधुनिक और स्वतंत्र विचारों की महिला हैं, अहमवादी भावना से ग्रसित हैं, जिस कारण अपने पति जिनका नाम अजय है, तो अजय से इनका जो मनमुटाव होता है, आए दिन झगड़ा होता है और बाद में दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो है बंटी इनके पास रहते हैं और एक दिन बंटी जो है बीमार हो जाता है और बंटी को लेकर के जो है डॉक्टर जोशी के यहाँ इलाज कराने जाती हैं। तो डॉक्टर जोशी के संपर्क में आती हैं और उनसे बहुत प्रभावित होती हैं। बाद में डॉक्टर जोशी से जो है बात किया जाए तो दूसरा विवाह जो है शकुन ने कर लिया हैं और बंटी को अपने साथ नए घर पर ले जाती हैं। हालांकि बंटी को जो है नया घर अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कुछ आपको इस उपन्यास में दिखाया गया है। अब अगला जो प्रमुख पात्र हैं, एक पुरुष पात्र हैं अजय। अजय की बात करें तो पेशे से डिवीज़न मैनेजर हैं, जो कि बंटी के पिता हैं और शकुन के पति हैं। अहमवादी भावना से ग्रसित हैं, जिसके कारण से शकुन और अजय के बीच में पारिवारिक कलह हुआ करता था और कलह जब ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों के बीच में तलाक हो गया। बाद में अजय ने जो है मीरा नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। तो ऐसा कुछ इनको इस उपन्यास में दिखाया गया है। और एक दिन जो है मीरा के ना चाहने पर भी अजय क्या करते हैं, बंटी को ले जा करके हॉस्टल में छोड़ आते हैं। तो इस प्रकार का जो कथानक आपको इस उपन्यास में दिखाया गया है, आप इन्हें देखेंगे। अगले पात्र के रूप में आप पाएंगे वकील चाचा। जैसा कि नाम से ही पता है कि वकील चाचा इन्हीं की पेशे से वकील हैं, जो शकुन और अजय के बीच में जो है संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जो उनके बीच में तलाक की प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ है जो है वकील चाचा को इस उपन्यास में दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इनकी भूमिका यही है कि अजय के मैसेज को ला करके शकुन को देना और शकुन द्वारा प्राप्त मैसेज जो है ले जा करके अजय को देना, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। अगली जो कि पात्रा है यानी कि स्त्री पात्र है फूफी। फूफी की बात करें तो शकुन की सेविका है, इनकी संरक्षिका है, जिसे ये फूफी कहती हैं। और एक बार जब ये हरिद्वार जाती हैं तो इसे कुछ पैसा वगैरह देती हैं, तो पैसा ना लेकर कहती है कि मुझे आप पैसा इनाम आदि ना दीजिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि बंटी बाबू को हमेशा आप खुश रखें, बस मुझे यही उपहार चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि जो फूफी है ये बंटी को कितना चाहती हैं, ठीक है ना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगले पात्र की बात करें तो अगला पात्र है डॉक्टर जोशी, जो कि पेशे से एक सुयोग्य चिकित्सक हैं, एक सफल प्रेमी हैं, व्यवहार कुशल और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं डॉक्टर जोशी। बंटी जब बीमार होता है तो बंटी का इलाज करते हैं और इलाज के दौरान जो है इनके संपर्क में शकुन आते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और बाद में जो है डॉक्टर जोशी जो है की बात की जाए तो शकुन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि विवाह करते हैं। ऐसा इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगली पात्र की बात करें तो अगली पात्र जो कि महिला पात्र हैं मीरा। मीरा की बात करें तो मीरा अजय की दूसरी पत्नी है और मीरा के साथ जो है अजय ने दूसरी शादी कर करके है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। और जब मीरा के साथ अजय को एक बार शकुन देखती है तो बिल्कुल आहत हो जाती है और उसका ये मानना होता है कि तलाक केवल जो है दोनों को अलग कर सकता है ना, लेकिन जो मन में है और जो प्रेम मन में है उसे अलग नहीं कर सकता है। तो मीरा और अजय के प्रेम को देख करके जो शकुन बहुत आहत होती है और जिसके परिणाम स्वरूप जो है शकुन भी है ना डॉक्टर जोशी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। अगले जो पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं उपन्यास से गौण पात्र हैं, लेकिन एनटीए नेट में गौण पात्रों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि जो हाल ही में पेपर हुआ है उसमें गौण पात्रों से भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो अमी और माली
जो गौण पात्र हैं, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। चपरासी की बात करें तो चपरासी आप देखेंगे उपन्यास में, है ना, इसका नाम है ना, बंसीलाल। तो बंसीलाल एक चपरासी है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। प्रमिला नाम की एक गौण पात्र भी आपको दिखाई देंगी इस उपन्यास में। और टीटू की बात करें तो टीटू जो है बिल्कुल बंटी का सहपाठी है, पड़ोस में रहने वाला मित्र है, जिसने सबसे पहले बंटी को बताया था कि तुम्हारे माता पिता का तलाक हो गया है, और जो वो वकील चाचा हैं वो तुम्हारे पिता के पास से आते हैं और तुम्हारे माता को संदेश देते हैं। तो जो आपके पापा, आपके पिता आपसे अलग हैं, क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी और पापा में तलाक हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो तलाक की सूचना है, जो जानकारी है, वो टीटू ही बंटी को देता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इन सभी पात्रों को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि पात्रों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि आपका बंटी जो उपन्यास है, उसे आपके बंटी उपन्यास का कथानक क्या कुछ है, ठीक है ना। आपका बंटी कब? 1971 में। किसने लिखा? मंडू भंडारी जी ने लिखा है। तो अब देखिए, कुल 16 भाग हैं आपके बंटी उपन्यास के, 16, ठीक है ना, 16 भाग हैं। 9 वर्षीय बालक है, कक्षा में पढ़ता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। पिता अजय, माता शकुन, ठीक है ना, और दोनों के बीच में तलाक हो गया है। ये मोटे मोटा आइडिया आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चलिए कथानक की बात करें तो थोड़ी सी भूमिका हम लोग देखेंगे कि आपका बंटी उपन्यास जो है 16 भागों में विभाजित है, जिसमें पारिवारिक विसंगति के शिकार पति पत्नी तथा उनका एकमात्र पुत्र जिसका नाम बंटी है, तो बंटी को केंद्र में रख करके उसके मन का जो मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थवादी चित्रण किया गया है, आपके बंटी उपन्यास में दिखाई देगा। आपके बंटी उपन्यास में शकुन, उनके पति अजय और उनका इकलौता 9 वर्षीय जो बेटा है बंटी की कहानी है। बात करें कहानी की, तो कहानी में आप देखेंगे कि अजय एक डिवीज़न मैनेजर हैं और उनकी पत्नी शकुन जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, और दोनों का जो दृष्टिकोण है बिल्कुल अहमवादी है। और अहमवादी अगर किसी व्यक्ति में अहम आ जाता है तो सामंजस्य नहीं होने देता है, आप कह सकते हैं कि सामंजस्य का शत्रु है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाए, अहम आ जाए, तो सामंजस्य नहीं बैठता है। और यहाँ पर देखेंगे कि दोनों जो पात्र हैं, है ना, अजय और शकुन, दोनों के अंदर अहम है, और अहम जो है दोनों के जो विचार को नहीं मिलने देता है, ठीक है ना, इसे आप देखेंगे, ठीक है ना। अब बंटी की माँ जो शकुन और पिता अजय से सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। दोनों में मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि वे एक दूसरे को तलाक देकर रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं। टीटू जो कि बंटी के पड़ोसी में रहता है, बंटी का सहपाठी है, और इसी के माध्यम से बंटी को यह जानकारी मिलती है कि उसके मम्मी पापा में तलाक हो गया है, इसीलिए पापा जो है बंटी के मम्मी से अलग रहते हैं, ठीक है ना। अब बंटी इस बात को पूरी तरह से जान गया है, या इस बात से पूरी तरह से अवगत हो चुका होता है कि जो वकील चाचा हैं उसके पापा के पास से होकर आते हैं, तथा पापा और मम्मी के बीच जो संदेश का है उस संदेश का आदान प्रदान करते हैं। इस बात को बंटी भलीभांत जान गया है। इधर अजय की भी बात की जाए तो अजय मीरा नाम की एक स्त्री से शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, और उसे मीरा के साथ संबंध में बंधे हुए देख करके शकुन जो है आहत हो जाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि तलाक जो है कानून, है ना, एक दूसरे से अलग कर सकता है, किंतु भीतर का प्यार और अपनापन नहीं मार सकता है। बंटी कक्षा 6 में पढ़ता है, और यह सब देखकर उसके बाल मन को बहुत ठेस पहुंचती है। शकुन को भी अब अकेलापन काटने लगता है। कुछ दिन बाद शकुन ने मन ही मन यह समझ लिया कि अब अजय से किसी प्रकार की आशा करना बेकार है। इस प्रकार एक बार बंटी बहुत बीमार होता है, तो उसके इलाज के दौरान शकुन जो है डॉक्टर जोशी के संपर्क में आती हैं। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और बाद में डॉक्टर जोशी तथा शकुन आपस में विवाह कर लेते हैं, तथा जो शकुन बंटी को डॉक्टर जोशी के घर लेकर आती हैं, ऐसा इस उपन्यास में दिखाया गया है। किंतु बंटी जो है डॉक्टर जोशी को पिता के रूप में स्वीकार नहीं करता है, और डॉक्टर जोशी तथा शकुन के जो स्पर्श है, उनके पास बैठना है, उनसे बात करना, आज जो कुछ भी शकुन और डॉक्टर जोशी के बीच में बर्ताव होते हैं वो बंटी को अच्छा नहीं लगता है। अब बंटी नए घर में आकर अपने पापा की याद में
बराबर खोया रहता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पापा की याद ने उसे विक्षिप्त सा बना दिया है। इस प्रकार सब कुछ सहन करके बंटी अपना समय काटता है। ना तो हंसता है, ना ज़्यादा बोलता है, ना खेलता है। इस प्रकार उसके बालमन को बहुत चोट आई थी, जिसे शकुन जो है समझकर भी समझना नहीं चाहती है, क्योंकि अब जो बंटी के कारण वह अपना दूसरा रिश्ता यानी कि डॉक्टर जोशी के साथ जो विवाह का संबंध है उसे वह नहीं खोना चाहती है। बाद में बंटी को उसके पिता अजय के पास भेज दिया जाता है, लेकिन बंटी वहाँ भी वह अजय की जो दूसरी पत्नी जिनका नाम मीरा है, तो मीरा को भी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद अजय जो है मीरा के विरोध करने के बाद भी बंटी को हॉस्टल भेजने का निर्णय लेते हैं। अब वह अपने पिता से अलग हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे बार बार लगता है कि पापा उसे प्यार करके कुछ कहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। बंटी की आंखें और मन दोनों डूब जाते हैं। बंटी अब विचार में लीन हो जाता है। वह सोच रहा है कि ना पापा मिले ना मम्मी मिले। अब वह नए सामान के साथ नई जगह जा रहा होता है। तो उपन्यास का एक दृश्य पढ़ने के बाद आप बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे उपन्यास को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यह आपको बिल्कुल द्रवीभूत कर देगा। ठीक है ना, कि जल्दी से मुंह धो लो, नींद उड़ जाएगी, 5-7 मिनट में ही स्टेशन आने वाला है। तो बंटी धीरे धीरे जैसे अपने से लौट आया। रेल का डिब्बा और डिब्बे में बैठे हुए लोग, सामान बांधते हुए पापा, सवेरे का जो उजास यानी कि प्रकाश चारों ओर फैल गया था। पता नहीं क्या हुआ कि इतनी देर में मन पर रखा हुआ जो पत्थर है एकाएक दरक उठा और ढेर सारे आंसू उफन आए, भीतर की आंखों में ही नहीं बाहर की आंखों में भी। इस प्रकार से जो आंसू भरी आंखों के सामने डिब्बे की हर चीज़, बैठे हुए लोग के चेहरे अजनबी, पहले धुंधले हुए, फिर धुंधले हुए और फिर एक दूसरे में इस प्रकार से मिल गए कि पापा का चेहरा भी उसी में मिल गया और धीरे धीरे सारे चेहरे एक दूसरे में गड्ढम गड्ढ हो गए। तो भरे पूरे परिवार में भी बंटी सर्वथा अकेला हो गया। मम्मी और पापा दोनों में से कोई उसे अपना ना बना सका। मम्मी और पापा अपने अपने प्रेम संबंधों में खो गए। तो बंटी की चिंता किए बगैर, है ना, सब लोग अपने अपने संबंध में खो गए। तो इसी कारण इस उपन्यास का नाम आपका अपना बंटी ना रखकर इसका नाम रखा गया आपका बंटी, क्योंकि मम्मी कहती आपका बंटी और पापा कहते आपका बंटी। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने प्रेम संबंध में बिल्कुल, है ना, व्यस्त हो गए। किसी ने बंटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा इस उपन्यास में आपको दिखाया गया है। इसे आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। भाषा की बात करें तो आपका बंटी उपन्यास की भाषा जो पात्रों के अनुरूप है, अंग्रेजी, संस्कृत, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उर्दू, अरबी तथा फारसी के शब्दों का सुंदर जो है और कलात्मक ढंग से प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। शैली देखेंगे तो वर्णनात्मक शैली है, चित्रा प्रवाह शैली आपको देखने को मिलेगी और फ्लैशबैक की शैली भी आपको इस उपन्यास में दिखाई देगी। ठीक है ना। इस उपन्यास का अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य तो बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मनु भंडारी जी इस उपन्यास के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच जो अलगाव की स्थिति से उनके संतान की दशा कितनी दयनीय हो जाती है, यही दिखाया गया है। अर्थात जब पति पत्नी में तलाक होता है तो उनकी जो संतान होती है उस संतान की स्थिति किस प्रकार से दयनीय हो जाती है, यही दिखाया गया है। और इसको दिखाने का एकमात्र ही उद्देश्य है, जिसे बात किया जाए तो रचनाकार मंडू भंडारी जी ने बखूबी दिखाया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए उपन्यास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।